हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ दुबे आप लोगों को वेलकम करता हूं लेक्स लोसाए क्लाट अकेडमी में। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है जब हम लोग क्लाट की प्रिपरेशन करते हैं या फॉर दैट मैटर हम लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। चाहे जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, चाहे एपीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे क्लैट का एग्ज़ाम हो, आज की डेट में एक पर्टिकुलर टॉपिक जो कि जनरली हर जगह पे बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रखता है, दैट इज़ करंट अफेयर्स। नाउ करंट अफेयर्स इज समथिंग जो कि स्टूडेंट्स को हमेशा ये लगता है कि ये सबसे टफ पोर्शन है, इसकी तैयारी कैसे करी जाए, क्या इसकी तैयारी आसान है या इसकी तैयारी बहुत ज़्यादा टफ है। सो देखो, अगर स्टूडेंट्स आप मेरे से पूछेंगे तो जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा एज अ करंट अफेयर्स टीचर, एज अ पर्सन जो पिछले 10 साल से जुडिशरी की तैयारी करवा रहा है, क्लैट की तैयारी करवा रहा है, दैट दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक्स टू प्रिपेयर। ट्रस्ट मी, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती है जब आप तैयारी करते हो न्यूज़पेपर की, करंट अफेयर्स की। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि ये तैयारी कंसिस्टेंसी मांगती है। यू हैव टू बी रेगुलर एट इट। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ते रहोगे ना तो आपको पेपर बहुत बोरिंग लग सकता है, टफ लग सकता है, टेक्निकल लग सकता है। दो यू हैव टीचर्स लाइक अस टू हेल्प यू आउट। हम लोग इसीलिए हैं कि हम आपकी मदद करें। वी एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अब मैं करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर को इंटरचेंजेबली भाई क्यों यूज़ कर रहा हूँ? बिकॉज ये याद रखिए स्टूडेंट्स कि करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने का जो शॉर्ट अच्छा और ईजिएस्ट वे है, दैट इज़ रीडिंग अ गुड न्यूज़पेपर ऑन एवरीडे बेसिस। अगर आपने कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर एवरीडे बेसिस पे करा है तो ट्रस्ट मी, आपको तैयारी में दिक्कत नहीं आएगी। अब अच्छा न्यूज़पेपर क्या होता है भाई, कैसे आदमी ये डिसाइड करे कि क्या अच्छा न्यूज़पेपर है? तो इस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले आप लोग को जो पॉइंट आउट करूंगा स्टूडेंट, जो आप लोग को ध्यान रखना ज़रूरी है, दैट इज़ हिंदू, जो आप सबने सुना होगा, एंड आईई, जो अभी आप लोग के सामने खुला हुआ है। ये दो न्यूज़पेपर हैं जिन दोनों न्यूज़पेपर्स को मैं अपनी तरफ से बेहतरीन पेपर मानता हूँ जब व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन इंडिया। अब दो, मैं पहला हिंदू का नाम ले रहा हूँ, फिर इंडियन एक्सप्रेस का नाम ले रहा हूँ, बट आपसे कह रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। ज़्यादातर जितने यूट्यूबर्स हैं वो सब कहते हैं हिंदू पढ़ो, यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं, क्लैट की तैयारी करा रहे हैं, सब कहते हैं हिंदू पढ़ो। तो भाई मैं इंडियन एक्सप्रेस की बात क्यों कर रहा हूँ? देयर आर टू रीजंस टू इट स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं आपसे हिंदू की बात करता हूँ तो हिंदू कंपैरेटिवली अपने आप में थोड़ा सा ज़्यादा एनालिटिकल और ज़्यादा फिलोसॉफिकल अप्रोच रखता है, विच इज़ एक्चुअली हेल्पफुल इन यूपीएससी प्रिपरेशन, जिसको आम भाषा में आप लोग आईएएस कहते हो। सो आईएएस की तैयारी करनी है हम लोगों को, पीसीएस की तैयारी करनी है, तो एक बार को हिंदू ज़्यादा मददगार साबित होता है। बट व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स लाइक जुडिशरी, जो कि आप जो क्लैट वाले बच्चे हैं आगे चल के शायद आप जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हो, या अगर आप क्लैट की तैयारी करो, इन ईदर ऑफ दीज एग्जाम्स इंडियन एक्सप्रेस सफाइसेस द नीड। इसकी इंग्लिश भी हमारे को बहुत अच्छे लेवल की मिल जाती है, कॉम्प्रहेंसिव रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस में हमारे को बहुत मदद करता है इंडियन एक्सप्रेस। वोकेबलरी के मामले में बहुत अच्छा है, एंड न्यूज़ जिसको हम लोग एक्चुअली करंट अफेयर्स के नाम से फॉलो करते हैं, जो अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बेहतरीन तरीके से इंडियन एक्सप्रेस कवर करता है। सो व्हेन वी कैन गेट comparatively almost everything in a comparatively tad bit easier manner, then why should we go for the difficult manner? And why should we go for a process जो कि ज़्यादा philosophically heavy हो सकती है? So ये मेरा मत है स्टूडेंट्स। अगर आपको लगता है कि भाई हिंदू ही आपको ज़्यादा पसंद है तो आप हिंदू भी फॉलो कर सकते हो। मैं हिंदू को भी पढ़ाता हूँ, हिंदू के बारे में भी स्टूडेंट्स को मार्क कराता हूँ। बट अभी जो हमारी सीरीज रहेगी दैट वुड बी सोली ऑन इंडियन एक्सप्रेस। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, गोइंग बाय माई ओन एक्सपीरियंस, एंड आप में से जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मैं खुद एलएलएम नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर से करा हुआ हूँ। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, मैं लखनऊ सिटी उत्तर प्रदेश में 10 साल के ऊपर से तैयारी करवा रहा हूँ जुडिशरी की और क्लैट की, और मेरे स्टूडेंट्स आज की डेट में उत्तर प्रदेश में सिटिंग जजेस हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं। सो आई थिंक थोड़ा बहुत तो मेरे को एक्सपीरियंस है ये समझने का, ये कह पाने का कि भाई कौन सा पेपर अपने लिए फ़ायदेमंद होगा और कौन से पेपर को नहीं पढ़ना चाहिए या स्किप टोटली कर देना चाहिए। चलिए, अब खैर मैं आज आप लोगों के साथ स्टूडेंट्स स्टार्ट करता हूँ बेसिक डिस्कशन जो हमारे लिए रेलेवेंट हो जाते हैं। एंड वी स्टार्ट विद द न्यूज़ आज की। टुडे व्हेन वी आर डिस्कसिंग, इट इज़ 11th ऑफ मार्च। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, 11th ऑफ मार्च टू 2026 से हम लोग पेपर का अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द लखनऊ एडिशन ऑफ पेपर, यू कैन सी दिस इज द लखनऊ एडिशन ऑफ पेपर जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ।
अच्छा, अब अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन हो कि भाई सर ये लखनऊ एडिशन क्या होता है और दिल्ली एडिशन और बॉम्बे एडिशन क्या होता है, यू कैन रीड अहमदाबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, ये सारी आप लोग को एक लिस्ट मिलती चली जा रही है। सो क्या ऐसा फ़र्क पड़ जाएगा कि मैं दिल्ली का पेपर पढ़ लूँ तो मैं ज़्यादा बेहतर पेपर पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आ रही है, या बॉम्बे से पढ़ लूँ तो ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आ रही है? सो एट द वेरी बिगनिंग आई मस्ट टेल यू स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो मेजर न्यूज़ होती है, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की है, जो एक्चुअली आपके क्लैट के एग्ज़ाम्स के लिए या जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए या एपीओ के एग्ज़ाम्स के लिए रेलिवेंट है, उन सब में आपको किसी भी सिटी के एडिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिटी एडिशन मेजरली जो इम्पैक्ट डालता है दैट इज़ ऑफ द लोकल न्यूज़, और लोकल न्यूज़ तो हमसे क्लैट पूछेगा नहीं। कोई भी यूपीएससी या कमीशन जुडिशरी कराने वाला एग्ज़ाम कोई आपसे लोकल नहीं पूछता कि एक शहर में क्या हो रहा है। जो कोई भी न्यूज़ स्टेट लेवल की मिनिमम हो, कंट्री लेवल की हो, एंड डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल की हो, दोज न्यूज़ आर रेलेवेंट फॉर अस व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स। सो मैं लखनऊ एडिशन आपसे बात कर रहा हूँ, ई पेपर है तो हम तो कोई भी एडिशन को फॉलो कर सकते हैं। सो आप लोग इसकी बिल्कुल चिंता मत करिएगा। चलिए, आई स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़। कुछ मेजर न्यूज़ जो हमारे को इंडियन एक्सप्रेस में देखने को मिलती हैं, we'll discuss that, and also I'll try always to cover the entire newspaper in 30 minutes flat. हम एक्सेसिवली डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा का डिस्कशन नहीं करेंगे, बिकॉज फैक्ट ऑफ द मैटर स्टूडेंट्स, आप लोग इतना वक्त नहीं अफोर्ड कर सकते देना कि आप 2-3 घंटे सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस, और कोशिश करते हैं कि हम लोग जो काम की न्यूज़ है, जो बेसिक हमारे लिए रेलिवेंट, हम सीधे उस पर हिट करते हैं। सो पहली न्यूज़, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आइडिया होगा that there is a crisis going on in West Asia. Government takes urgent measures amid crisis in West Asia. LNG imports hit. Essential Commodities Act invoke. Gas allocation prioritized. Now students, आप लोग के लिए क्या relevant हो जाती है news? With liquefied natural gas supplied, just a minute. With liquefied natural gas or LNG supplies to India hit by halt of shipments to Strait of Hormuz amid conflict in West Asia, the government has invoked Essential Commodities Act to divert natural gas to priority sectors that are dependent on the fuel. Now, हमारे लिए कौन से दो चीज़ें यहाँ पे रेलेवेंट हो सकती हैं, चाहे आप कोई भी लॉ से रिलेटेड जुडिशरी का, क्लैट का कोई भी एग्जाम दे रहे हो? पहला, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो सीएनजी, एलपीजी, जिससे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, जिससे घर में गैस यूज़ करके कुकिंग करी जाती है, रेस्टोरेंट्स में गैस की कुकिंग करी जाती है, ये ज़्यादातर हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज से। ये इंडिया में हम लोग इतना नहीं प्रोडक्शन है या इतना हमारे पास नहीं पाया जाता है कि इससे पूरे इंडिया की नीड्स पूरी हो सके। रिमेंबर, वी आर अ कंट्री ऑफ 150 करोड़ पीपल, सो डेफिनेटली भाई हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है। अब ये इंपोर्ट होता कहाँ से है? ये इंपोर्ट होता है ईरान से और ईरान के आसपास के देशों से। ईरान, जिसको हम लोग हमारा पड़ोसी मुल्क भी कहते रहे हैं हिस्टोरिकली, ये पर्टिकुलर नेशन स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास पड़ता है। प्लीज स्टूडेंट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आप लोग लिख के रखिए अपने पास, जोग्राफिकली एटलस में उसको आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पड़ता है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज पड़ जाता है एक जगह पे, सपोज मैं आपको ड्रॉ करके बताने की कोशिश करूं कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ऐसे ये पर्टिकुलर जगह, दिस पॉइंट स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और यहाँ पे ईरान पड़ जाता है, यहाँ पे सऊदी आ जाता है, बहरीन आ जाता है, कुवैत आ जाता है, यूएई आ जाता है, ऐसे कई सारे कंट्रीज हमको देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि ईरान की और इजराइल एंड अमेरिका की वॉर चल रही है, तो ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि उनके देश से लगा हुआ एरिया है, पानी का खाड़ी, वो पर्शियन गल्फ को जोड़ता है, उस पर उन्होंने रोक लगा दी है। उस पर्टिकुलर एरिया में उन्होंने बोला है कि हम लोग शिप्स को नहीं पास होने देंगे, विच हैज़ एक्चुअली लेड टू अ लिटिल बिट ऑफ सीरियस सिचुएशन, क्राइसिस हो गया है इंडिया में भी। ये पेपर्स में भी कवर करा जा रहा है कि नेचुरल गैस का सप्लाई इंडिया में नहीं हो पा रहा है। सो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, आप लोग को मालूम होना चाहिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको सीएनजी भी कहते हैं, ये क्या होती है, कहाँ पे यूज़ करी जाती है, साथ ही साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे पड़ता है, और वेस्ट एशिया का ये क्राइसिस क्या है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं अपनी क्लासेस में धीरे धीरे ये सारे टॉपिक्स भी आप लोगों के साथ कवर करता चलूंगा, ताकि आप लोगों को धीरे धीरे क्लैरिटी होती चली जाए कि ये क्या टॉपिक्स है। बट एज ऑफ टुडे एक बेसिक आउटलाइन मैं आप लोग को दे रहा हूँ जो आप लोग को समझना है।
देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस, compressed natural gas for vehicles and liquefied petroleum gas LPG production, ये तीन। तो बच्चों सीएनजी, एलपीजी एंड पीएनजी तीनों को आप लोग अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं, मार्क करके रख सकते हैं, विल कम इन हैंडी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आ जाता हूँ। पैरेलली एक चीज मैं और आप लोग को बताऊं, किसी भी न्यूज को एक्सेसिव डेप्थ में आप लोग को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन्स की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्लैट को अगर हम फोकस कर रहे हैं, जुडिशरी को अगर हम फोकस कर रहे हैं, in none of the exams they will ever ask you any question which is too much into the depth, so वो चिंता मत करिए स्टूडेंट्स। मैंने खुद क्लैट निकाला हुआ है, मेरे स्टूडेंट्स क्लैट क्वालिफाई करते हैं, जुडिशरी के एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू डू नॉट नीड टू गो टू मच इनटू द डेप्थ ऑफ करंट अफेयर्स। इफ यू ट्राई टू डू दैट, ट्रस्ट मी, आप सिर्फ अपने पे प्रेशर बनाओगे, टेंशन बढ़ेगा, स्ट्रेस आएगा, वो सब नहीं करना है। धीरे 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 विल बिल्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर नॉलेज बेस। नेक्स्ट न्यूज पर आ जाते हैं। गवर्नमेंट ईजेस कर्व्स टू अलाउ लिमिटेड एफडीआई फ्रॉम चाइना, अदर्स शेयरिंग लैंड बॉर्डर, 60-day डेडलाइन फॉर प्रपोजल क्लियरेंस। अब ये बेसिकली हमारे को क्या देखने को मिलता है? देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई क्या होता है जिन लोगों को नहीं मालूम है, एफडीआई में अगर आम भाषा में आपको बच्चों बोलूं, सो जब कोई भी पर्टिकुलर कंट्री की कोई कंपनी किसी दूसरे कंट्री में डायरेक्ट अपनी कंपनी खोलना चाहती है, जमीन लेके फैक्ट्री डालना चाहती है, वहां पे एक इंडस्ट्री अपनी लाना चाहती है, उसको बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दिस इज नॉट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफआईआई और एफडीआई, ये दो शब्द आप लोग को मालूम होने चाहिए, यू मे ऐड देम इन योर नोट्स, बिकॉज जब मैं एफडीआई की बात करता हूँ, सो एफडीआई हमारे को देखने को मिलता है जब डायरेक्टली कोई कंपनी अपनी इंडस्ट्री डाल देती है, वेरएज एफआईआई जब मैं देखता हूं तो एफआईआई में मुझको देखने को मिलता है कि कोई कंपनी अपनी इंडस्ट्री या फैक्ट्री नहीं डाल रही है इंडिया में या किसी देश में, रादर वो किसी चलती चलाती कंपनी के शेयर्स को बस खरीद के उसमें इन्वेस्टमेंट कर देती है। तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इन अ मूव that will allow limited investment flows from China into key manufacturing sectors, the United Union Cabinet Tuesday approved easing curbs for countries sharing a land border with India for capital goods, electronic components, polysilicon and ingot wafer for solar cells. Students, इसको आप लोग मार्क कर सकते हैं, ये relevant हो जाता है। बेसिकली ये हमारे से बताने की क्या कोशिश कर रहा है? ये हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि एफडीआई अगर कोई भी देश की कंपनी, जो देश हमसे लैंड बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बॉर्डर कौन कौन शेयर करता है, जल्दी से इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भाई लैंड बॉर्डर हमारे साथ शेयर करते हैं, सबसे पहले तो चाइना ही हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हमारा फेवरेट, बांग्लादेश, म्यांमार। सो ये हमारे को लिस्ट देखने को मिल जा रही है। अब इसके अलावा एक दो और देश हैं जो कंपैरेटिवली इंडस्ट्री के मामले में बहुत आगे नहीं, बट हाँ लिस्ट में तो वो भी आ जाते हैं, भूटान एंड नेपाल। सो ये वो कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज में हमारे को देखने को मिलेगा कि भारत सरकार अपने कानूनों को कंपैरेटिवली थोड़ा सा लूजन अप कर रहा है, कि कर्ब रुकावटों को हटाने की कोशिश कर रहा है, ताकि इन देशों से ज्यादा इन्वेस्टमेंट एफडीआई के रूप में इंडिया में आ सके। दिस इज द पर्टिकुलर न्यूज। अब इसमें आप लोग के लिए दो चीज क्या एग्जाम में काम की हो सकती है, एक कहां से ये ईज आउट करा जा रहा है, लैंड बॉर्डर वाले कंट्रीज से ईज आउट करा जा रहा है, हमको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज हमको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमारे लिए क्या रेलेवेंट हो जाता है कि क्या हटाया जा रहा है, एफडीआई से कर्ज हटाए जा रहे हैं। तो क्या रेलेवेंट हो सकता है भाई, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एफडीआई। सो मेरे से अगर आप पूछें तो जो दो मेजर रेलेवेंट टॉपिक्स अपने लिए यहाँ पे हो सकते हैं, एक एफडीआई एफआईआई क्या होता है, और लैंड बॉर्डर देशों से जो एफडीआई का इन्वेस्टमेंट है उसको कम करने की बात करी जा रही है, ईजिंग आउट की बात करी जा रही है। चलिए we'll go to the next news which is relevant for us. Now students, next जो न्यूज हमारे लिए relevant है, that is top court on Bengal sir form tribunal to hear appeals from over exclusion of name. Now आप में से जिन लोगों ने अगर इस पर्टिकुलर न्यूज को फॉलो करो पिछले कुछ टाइम पे, तो हमको देखने को मिल रहा है कि SIR ये अपने आप में एक प्रोसेस करी जा रही है, ये अपने आप में एक स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट बनाने की, रिसर्च करने की कोशिश करी जा रही है, जिसमें ये देखिए यहाँ पे लिखा ना स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मैंने टर्म आप लोग के लिए क्या यूज करा, रिसर्च करने की कोशिश करी जा रही है। क्यों रिसर्च करने की कोशिश करी जा रही है?
क्योंकि सरकार ये ढूंढने की कोशिश कर रही है कि कौन व्यक्ति सही तरीके से वोट डालने के लायक है या वोट डालने के लिए नहीं लायक है। अब मैंने वर्ड यूज करा सरकार, सो लेट्स गो इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन इंडिया में चुनाव करवाने की और वोटर लिस्ट जिसको बोला जाता है उसको बनवाने की ना सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब हम लोग तो सरकार में जब हम लोग इलेक्शन कमीशन की भी बात करते हैं आम भाषा में उसको भी सरकार कह देते हैं, हम तो कोर्ट्स को भी सरकार के नाम से बोल देते हैं, पर टेक्निकल डिफरेंस आप लोग को मालूम होना चाहिए बिकॉज आप लोग लॉ के स्टूडेंट्स हो, आने वाले लॉयर्स हो, जजेस हो। सो आप लोग को याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन अपने आप में डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करता है, इट्स एन ऑटोनॉमस बॉडी। हम आम भाषा में बोल दें बात अलग है, बट एक्चुअली नहीं होता। सो एसआईआर एक प्रोसेस है जो कि करवाई जा रही है, आम भाषा में बोलूं तो वोटर लिस्ट का अपडेशन करवाया जा रहा है बाय द इलेक्शन कमीशन। ये क्यों करवाया जा रहा है? ताकि जो भी बोगस वोट डालने वाले अगर कोई लोग हैं या मल्टीपल जगहों से वोट डालने वाले लोग हैं, उन पर्टिकुलर लोगों के नाम को हटाया जा सके और पूरे देश में आप सिंगल वोट सिस्टम को सही तरीके से फॉलो करें। एक ही जगह से वोट डाले जो भी व्यक्ति डाले। अगर मैं सिद्धार्थ दुबे लखनऊ से वोट डालता हूं तो मैं लखनऊ से ही वोट डालूंगा, फिर मैं कहीं और से वोट नहीं डालूंगा। दिस इज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। सो हमको देखने को मिलता है कि बंगाल में ममता बनर्जी जी का जो रूल है वो कहीं ना कहीं एसआईआर की प्रोसेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये लड़ाई इतनी बड़ी कि सुप्रीम कोर्ट तक भी चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट की इस लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम अगर किसी व्यक्ति का गलत नाम कट जाता है एसआईआर की प्रोसेस में तो उसको एक मौका देंगे। उसी की बात हो रही है। टॉप कोर्ट ऑन बंगाल सर, टॉप कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, फॉर्म ट्रिब्यूनल्स टू हेयर अपील्स फ्रॉम एक्सक्लूजन ऑफ नेम। अगर किसी का नाम कट जाता है गलत तरीके से, किसी का नाम नहीं होना चाहिए था परंतु है, तो बात अलग है, वो तो एसआईआर काट रहा है। पर अगर किसी का नाम होना चाहिए था और उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम काट दिया गया इस प्रोसेस में, तो क्या उसके पास कोई भी मौका होगा? क्या किसी भी तरीके से वो ये मदद मांग सकता है कि भाई मेरे नाम को वापस डाला जाए? उसके लिए ये प्रोसेस करी जा रही है। द सुप्रीम कोर्ट ट्यूसडे डायरेक्टेड फॉर्मेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स एक अपील करने की बॉडी होती है, एक अपीलेट बॉडी होती है, comprising former High Court judges to hear appeals in against exclusion of name from West Bengal voter list following the special intensive revision carried out in the state. So students, जो मैंने अभी आपको न्यूज़ बताया उसी की यहाँ पे बात करी जा रही है। प्लीज फॉलो रेलेवेंट फॉर अस। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। देखिए टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं न्यूज़पेपर में, किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा पेपर में टॉपिक मिलेंगे, किसी किसी दिन कम मिलेंगे हमारे को। यू डोंट हैव टू, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, डू नॉट गो टू मच इनटू द डेप्थ। अगर आप बहुत लंबे डेप्थ में चले जाओगे बच्चे, फिर आप नहीं अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे ठीक से। सो पढ़ो ज़्यादा पर बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मैंडेट्स ऑल राइड हेलिंग एप्स टू गेट रजिस्टर्ड इन स्टेट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज़, हमको मालूम होनी चाहिए। राइड हेलिंग एप्स को आम भाषा में आप और मैं ओला उबर क्या बुलाते हैं, ठीक। एमिंग टू bring the ride-hailing apps like Uber and Ola under formal regulatory framework, the Uttar Pradesh government on Tuesday mandated that they obtain official registration before operating in state. Transport Minister Dayashankar Singh said that the proposal was moved before cabinet, keeping in mind the safety and convenience of passengers, and it was approved in meeting on Tuesday morning. On the rationale behind the move, the Transport Minister referred to Section 93 of MV Act 1988. अब आपके लिए क्या क्या रेलेवेंट हो जाता है स्टूडेंट्स इस न्यूज़ में? पहली चीज़ तो आपके लिए रेलेवेंट है कि राइड हेलिंग कैब्स होती क्या चीज़ है भाई, इसका आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, जिसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं एग्रीगेटर। देखो जी यहाँ पे लिखा है एग्रीगेटर, ठीक। दूसरी चीज़ आपको याद करनी है कि यूपी ने ऐसा कानून बनाया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा कानून बनाया है। क्या कानून बनाया है? कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ओला या उबर चलाने वाला व्यक्ति अगर चलाना चाहता है ओला एंड उबर, उसकी सर्विसेज देना चाहता है, अपने को रजिस्टर्ड रखना चाहता है ओला एंड उबर में, तो उत्तर प्रदेश के जो ऐप है उनके द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन में जाना होगा। वो किस में आपको रजिस्ट्रेशन में जाना होगा? सेक्शन 93 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। सेक्शन 93 stipulates that no person shall engage himself
अरे भाई कलर चेंज हो गया। Shall engage himself as an aggregator unless he has obtained a license from such authority subject to such conditions as may be prescribed by the state government। तो एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जो अथॉरिटी आपको लाइसेंस देगी कि हाँ भाई वैसे तो आप, और ये ड्राइविंग लाइसेंस की बात नहीं हो रही है बच्चों, आप अपने आप को रजिस्टर करिए उस अथॉरिटी के तहत और तभी आप ओला उबर की कैब चला सकते हैं। तो अगर आप एक तरीके से देखें तो ये सब सेफ्टी पर्पसेस के लिए सरकार प्रिकॉशन करने की कोशिश कर रही है, बेहतर रूल्स बनाने की कोशिश कर रही है कि लोगों को ओला उबर कैब चलाने वाले व्यक्तियां या गाड़ियां जो अपनी रजिस्टर करा देते हैं ओला उबर वाले, वो प्रॉब्लम ना फेस करवाएं। क्या वो सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, क्या वो सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर रहे हैं, क्या वो किसी मोटर व्हीकल एक्ट के नॉर्म को तो नहीं के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं। दैट इज द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इट सीम्स दैट इज द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस इज अ वेरी गुड मूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं स्टूडेंट्स। UCC effective answer, we leave it to wisdom of legislature, says Supreme Court. Backing the case for a uniform civil code in country, the Supreme Court said Tuesday that it is the most effective answer. Just a minute, मैं मार्क कर लूँ आपके लिए, फिर समझाता हूँ न्यूज़। हाँ जी। The Supreme Court said Tuesday that it is the most effective answer to address provisions in Sharia law of 1937 that allegedly discriminate against Muslim women, including in matter of inheritance. The bench of Chief Justice of India, Suryakant, and Justices Jomalia Bagchi and R. Madhavan said securing a UCC should be left to the wisdom of legislature rather than court stepping in to declare provisions unlawful and creating an unnecessary void. Now, students, आप लोगों के लिए ये टॉपिक काम का हो जाता है भाई, याद रखो हम लोग लॉ वाले लोग हैं, चाहे हम लोग क्लैट का एग्जाम दें, क्लैट पीजी का एग्जाम दें, जुडिशरी का एग्जाम दें। यूसीसी क्या है सारे लोगों को मालूम होना चाहिए। यूसीसी इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर मैं आप लोग को बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में जो धर्म के आधार पर अलग अलग कानून चलते हैं, जैसे हिंदूज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदूज के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट है, मुस्लिम्स के लिए शरिया एक्ट या शरिया के कानून लागू होते हैं, या कुछ अलग अलग धर्मों के धर्म के बेस पर बनाए हुए कानून लागू होते हैं। इन सब पे जो सिविल लॉज बनाए जाएं कैटेगोरिकली, इफ आई में रिलेट टू दिस पर्टिकुलर न्यूज, तो शादी से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, तलाक से रिलेटेड और डाइवोर्स से रिलेटेड, इन सारे कानूनों को सिमिलर कर दिया जाए, सेम कर दिया जाए फॉर ऑल द डिफरेंट रिलीजन। कोई भी धर्म को आप फॉलो क्यों ना करते हो, कानून आपका एक ही तरीके से होगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं क्योंकि इस्लाम धर्म को फॉलो करता हूँ तो मेरा अलग कानून मुझ पे लगना चाहिए, या मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता हूँ तो अलग होना चाहिए। अब ये डेफिनेटली अपने आप में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमको ये देखने को मिल जाता है कि आर्टिकल 25 के तहत, फॉर दोज ऑफ यू जिन लोग को नहीं आइडिया, आप लोग डेप्थ में आगे पढ़ोगे ये चीज़ें, या मे बी आपने संविधान को पढ़ा हुआ हो, तो आर्टिकल 25 के तहत आपको और मेरे को ना फंडामेंटल राइट होता है, राइट टू रिलीजन का। सो आप और मैं अपने धर्म को अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। परंतु क्या हम लोग धर्म के ही आधार पे सारे कानून को फॉलो करें? यही यूसीसी यहाँ पे पिक्चर में आता है। यूसीसी आर्टिकल 44 में मेंशन करा गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन, जो ये कहता है कि डीपीएसपी है ये, अगेन जिन लोग को नहीं मालूम है, मैं धीरे धीरे आगे सारे कॉन्सेप्ट्स को जैसे जैसे आते रहेंगे रिपीट करता रहूंगा तो आप लोग डेप्थ में समझोगे। अभी एक आउटलाइन लीजिए। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये बोला जाता है कि आर्टिकल 44 के तहत जितने धर्म के कानून हैं भारत में, उन सारे के सारे सिविल लॉज, जो मैंने आपको बताया कुछ टॉपिक्स, जैसे शादी से रिलेटेड, तलाक से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, इन सबको एक समान रूप दे दिया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लॉ सेम हो, किसी का लॉ कोई भी अलग ना हो। जैसे इंडिया में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, भारतीय न्याय संहिता जिसको पहले हम आईपीसी के नाम से जानते थे, वो सारे के सारे लोगों के लिए सेम ही होती थी, वो अलग नहीं हुआ करती थी। तो जब सारे लोगों के लिए सेम हुआ करती थी और अब बीएनएस सब लोग के लिए सेम है, तो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, अगर आप कोई भी क्राइम करोगे सजा तो सेम तरीके की मिलेगी आपको। ठीक उसी तरीके से क्या हिंदू धर्म के व्यक्ति को एक शादी और इस्लाम धर्म के फॉलोवर को 4 शादी अगर धर्म अलाउ करता है,
तो क्या वो सारे कानून सारे धर्मों के लिए सेम हो जाने चाहिए? इसी की बात यूसीसी करता है। यूसीसी, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अभी भारत में ऑफिशियली कानून नहीं बना है। इसके भारत में बनने की बात चल रही है बहुत वक्त से। मोदी जी की सरकार के द्वारा ये माना जा रहा है कि कुछ वक्त में उस सरकार के द्वारा ऐसा कानून डेफिनेटली भारत में बन जाएगा, बिकॉज ऑन द रादर कहना चाहिए ऑन द साइड लाइन्स ऑफ दिस डिस्कशन, कानून अलग अलग जगहों पे हमको बनते देखने को मिल रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड सबसे रेलेवेंट हो जाता है। उत्तराखंड में ऑलरेडी यूसीसी कानून आ चुका है। बच्चों ये याद रखिएगा एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स में टिक करने के लिए, ओएमआर शीट भरने के लिए, उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट जिसने यूसीसी लेकर आया है। सो सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये जो न्यूज़ है, मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया, ये न्यूज़ क्या कहती है? ये न्यूज़ हमको ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल टिप्पणी करी है, सुप्रीम कोर्ट ने कल ये ऑब्जर्वेशन अपना दिया है कि भाई अगर इंडिया में ऐसा कोई कानून लाना है तो ये पर्टिकुलर कानून लेजिस्लेचर या कानून बनाने वाले एमपीज जो हमारे हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा या लोकसभा स्लैश राज्यसभा, पार्लियामेंट, इनकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। रेलेवेंट न्यूज फॉर यू स्टूडेंट्स, प्लीज मेक श्योर दैट यू रीड इट व्हेनेवर यू गेट टाइम, एंड जहां जहां आप लोग को चीजें ना समझ में आए ना, कीप ऑन आस्किंग मी। आप लोगों के पास हमारा, जब आप देखेंगे तो आप लोगों को हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल रहा है, दैट इज द व्हाट्सएप नंबर एज वेल। साथ ही साथ आप लोग मेरे को यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी। मैं लखनऊ सिटी बेस्ड एक एजुकेटर हूँ। आप लोग लखनऊ में, इफ यू वांट, यू मे आल्सो विजिट द कोचिंग एंड डिस्कस विद मी कि कैसे प्रोसेस करी जाए, क्या तैयारी करी जाए। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। यस, दिक्कत हो सकती है शुरू में पेपर पढ़ने में, ट्रस्ट मी, इट विल सेटल डाउन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। चलो जी, नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो ये पर्टिकुलर न्यूज़ है, ये हमारे लिए बहुत रेलेवेंट नहीं होनी चाहिए, बट आगे चलते हैं। जो इस पेज को हम लोग स्किप करते हुए आगे चलते हैं। हाँ भाई, ये न्यूज़ काम की हो जाती है। अगेन ये यूपी से रिलेटेड है, बट क्योंकि ये याद रखो कि लोकल न्यूज़ तो नहीं पूछी जाती, बट स्टेट लेवल की कभी कभी कोई ऐसी न्यूज़ होती है ना जो बड़े लेवल पर होती है, जो पूरे देश में किसी ने बड़े लेवल पर कोई काम करा होता है, किसी राज्य ने, किसी सरकार ने, किसी व्यक्ति ने, तो वो होगा तो किसी एक जगह से जुड़ा, पर वो रेलेवेंट पूरे इंडिया में हो जाता है, और क्लैट या जुडिशरी, एपीओ, किसी भी एग्जाम में हमारे से बिल्कुल वो चीज़ पूछी जा सकती है। सो लेट्स सी ये क्या न्यूज़ है। ये बेसिकली मैं एक ये बस सर्विस की लेकर आए हैं, सेवा उससे रिलेटेड आपको मार्क करा। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे अप्रूव्ड एन एम्बिशियस बस सर्विस स्कीम, मार्क कर लीजिएगा, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 to extend bus connectivity to all 59,163 gram sabhas in state, including nearly 12,200 villages with no bus services so far. So आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स ये बड़ी काम की हो जाती है। ये किसी भी इंडिया लेवल एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है कि भैया कौन से राज्य ने ये सेवा शुरू करी है कि एक एक ग्राम सभा में बस पहुंचाई जाएगी। ग्राम सभा, फॉर दोज ऑफ यू जो लोग नहीं जानते, नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ इट, बट अगर यूपी की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में हम लोग पढ़ते हैं पंचायत राज एक्ट। जो जुडिशरी के स्टूडेंट्स हैं वो तो शायद इसको जानते ही होंगे, पर जो क्लैट के स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज आप लोग के लिए भी रेलेवेंट नहीं है तो मे बी आप नहीं जानते इसके बारे में, बट गांव में पंचायतें होती हैं, और जो पंचायत होती हैं उनमें जो वोट डाला जाता है वो ग्राम सभा के द्वारा डाला जाता है, जो यहाँ पे ग्राम सभा बारे बात करी जा रही है। तो ग्राम सभा बेसिकली क्या होता है? ग्राम सभा किसी भी गाँव का जो टोटल एडल्ट मेंबर होता है, जो वोट डालने के लिए एलिजिबल होता है, या 2 गांव या 3 गांव को भी जोड़ के वो ग्राम सभा बन सकती है, जो लोग मिल के वोट डाल के एक प्रधान को चुनते हैं। आप लोगों ने शायद एक प्रोग्राम आता है पंचायत, शायद देखा हो भाई, बड़ा फेमस प्रोग्राम है पंचायत। सो पंचायत में जो प्रधान जी अगर आपने देखा हो, या प्रधानपति जी को अगर आपने देखा हो, तो वो जो प्रधान का पद होता है, वो जो प्रधान की पोस्ट होती है, you can win that particular election when a gram sabha votes in majority for you। तो मतलब ग्राम सभा में जितने लोग रजिस्टर्ड होंगे वो जब वोट डालेंगे कि हमारा प्रधान कौन होगा ना, तो वो प्रधान बनता है, और वो प्रधान कहाँ का होता है? एक ग्राम सभा का प्रधान होता है। सो बेसिकली कमिंग बैक टू द न्यूज, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने कल क्या करा है? बस सर्विस चालू करी है, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक ग्राम को, ग्राम सभा को जोड़ा जाएगा बस सर्विस के द्वारा, विच बेसिकली शोज कि कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हो जाएगी। सो ये उससे रिलेटेड न्यूज़ है स्टूडेंट्स, बहुत डेप्थ में एज आई सेड आप लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ
नाम वगैरह रेलेवेंट हो सकता है हमारे लिए अलग अलग एग्जाम्स के लिए भी। तो मेरे हिसाब से आप लोग को इसको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। बाकी वैसे तो क्योंकि कैबिनेट न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें आई हैं, कैबिनेट ने कल मीटिंग करी थी तो उससे रिलेटेड न्यूज़ आई है। इफ़ यू मे जस्ट इन केस यू वांट आप इसको फॉलो कर सकते हो, पर बहुत डेप्थ में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है बाकी न्यूज़ जो यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक और चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ किसी भी न्यूज़ में, बिकॉज मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि किसी एक ही न्यूज़ को पकड़ के हम आधे घंटे 40 मिनट 50 मिनट तक पढ़ते रहें। नो, इट्स नॉट नीडेड। धीरे 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 जब आप तैयारी करते चले जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, न्यूज़ एवरीडे बेसिस पे सब कनेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। ट्रस्ट मी, रिलैक्स्ड, स्टे रिलैक्स ऑन दिस। चलिए एक न्यूज़, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट टू स्टार्ट ऑपरेशंस विद भारत में ट्रेन सेट्स, हाउस पैनल रिपोर्ट। मेरे हिसाब से कम रेलेवेंट न्यूज़, नेवरदलेस रेलेवेंट न्यूज़। तो आप लोग को ये मालूम होगा स्टूडेंट्स कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है। ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। द एम्बिशियस मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल लाइन, India's first bullet train project, will begin its operation with Bharat-made bullet train set, according to report of standing committee. अब बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ये ट्रेन सेट क्या होता है, तो आम भाषा में आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जब मैं ट्रेन सेट की बात करता हूं तो ट्रेन सेट का मतलब हो जाता है बेसिक जो मशीनरी या पैराफर्नीलिया होता है वो ट्रेनों को चलाने के लिए, ये उसकी यहाँ पे बात करी जा रही है। ये हम विदेश से इंपोर्ट करें या विदेश से लेकर आए, बजाय इसके हमने डिसाइड करा है कि हम भारत में ट्रेन सेट्स रखेंगे। बेसिकली मीन्स कहीं ना कहीं अगर आप लोग को भाई बच्चों याद हो, मेक इन इंडिया को मोदी जी हमेशा पुश करते हैं। भारत में हर चीज बनाएंगे या बनाने की कोशिश करी जाएगी, आत्मनिर्भर बनेंगे, उसी की यहाँ पे कोशिश करी जा रही है। यू शुड ऑल्सो रिमेंबर स्टूडेंट्स कि ये जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आ रहा है ना, दिस इज कमिंग अप विद हेल्प फ्रॉम जापान। सो ये इंडो जापान प्रोजेक्ट है एक्चुअली। अब एग्जाम की नज़र से क्या रेलेवेंट, कहाँ से कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ पे प्रोजेक्ट, कौन किसके साथ मिलके प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा रेलेवेंट न्यूज़ है हमारे लिए। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। देन दीज नेक्स्ट पेजेस में कुछ न्यूज़ हमारे लिए बहुत रेलेवेंट नहीं है। नाउ यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स आप लोग को ये जो न्यूज़ है, सेंटर फॉर डीलिंकिंग विमेंस कोटा फ्रॉम सेंसस, एक्सपोज लॉटरी फॉर पोल्स। अब ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है ना, इसमें बेसिकली आप लोग को क्या ध्यान रखना है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, बहुत डेप्थ में ना जाते हुए अगर मैं बताऊं आप लोग को, देखिए यहाँ से पढ़ता हूँ, ये आप लोग के लिए बड़ी रेलेवेंट है। यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू has twice spoken to Congress President Mallikarjun Kharge to seek the main opposition party's opinion on amending, यहाँ से पढ़ना ध्यान से, ये बात करो भाई, ये पॉइंट। विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023, ऑल्सो नोन एज नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मार्क कर लेना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और कॉन्स्टिट्यूशंस 106th अमेंडमेंट एक्ट दैट मैंडेट्स 33% सीट्स टू बी रिजर्व फॉर विमेन इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ बेसिकली ये है न्यूज़ अपने आप से किस चीज़ की बात करी जाती है, ये अपने आप में महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं की सीट, एमएलए और एमपी की सीट्स महिलाओं की फिक्स्ड रहे के, रिजर्व्ड रहे के, इतनी सीट्स पे तो महिलाएं ही लड़ेंगी। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि वैसे तो हमारा जो सेक्स रेशियो भारत का है वो ऑलमोस्ट 50-50 में टच करता है महिला और पुरुष का, परंतु जब हम लोग राजनीति की बात करते हैं, एमएलए और एमपी की सीट्स की बात करते हैं, सो वी गेट टू सी कि एमएलएज आर, जब हम लोग एमएलएज और एमपीज को देखते हैं तो महिलाओं को बहुत कम सीट्स हम लोग को देखने को मिल रही हैं, बाकी ज़्यादातर जो सीट्स हैं वो पुरुषों के पास हैं। सो ये जो कानून लाने की कोशिश करी गई थी, जिसको 106th अमेंडमेंट एक्ट भी कहते हैं, याद रखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हो जाता है भाई कभी कभी ये सब। हाँ जी, सो आप लोग के लिए ये ध्यान रखना जरूरी है, मैं फिर से बात कर दे रहा हूँ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और कॉन्स्टिट्यूशन 100 अमेंडमेंट एक्ट, 33% सीट्स के फिक्स होने की बात हो रही है। बाकी न्यूज़ में कुछ नहीं हमारे को अभी पढ़नी है, बाकी सब राजनीति है, नॉट रेलेवेंट फॉर अस एज ऑफ टुडे, बट दिस इज अ टॉपिक विच वी मस्ट नो, रेलेवेंट फॉर क्लैट, रेलेवेंट फॉर जुडिशरी, रेलेवेंट फॉर एपीओ, एनी एग्जाम दैट वी वांट टू टेक इन द टाइम्स टू कम। सो प्लीज फॉलो दिस पर्टिकुलर टॉपिक, रीड करो, जहां दिक्कत हो फॉलो अप विद मी।
चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट कौन सी न्यूज़ अपने लिए रेलेवेंट है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे लिए स्टूडेंट्स काम की हो जाती है, जो हमारे को देखनी है, दैट रिलेट्स टू कैटेगोरिकली जल जीवन विद डिजिटल मैपिंग। अगेन यहाँ पे न्यूज़ पूरी नहीं रेलेवेंट है हमारे लिए, ये जल जीवन मिशन अपने लिए रेलेवेंट हो जाता है। ठीक, सो मैं इसको थोड़ा सा मार्क करा देता हूँ, उसको आप लोग को पढ़ने की जरूरत है, आप लोगों के लिए काम की हो जाती है। ठीक है, months after center launched a crackdown on widespread irregularity on implementation of JJM or Jal Jeevan Mission, its showpiece rural drinking water scheme, the Union Cabinet on Tuesday approved an additional allocation of rupees 1.51 lakh crores for initiative till 2028 with digital mapping to ensure transparency and accountability. Very important students, ये basically सिर्फ याद रखना न्यूज इतनी ज्यादा नहीं हमारे लिए जो चल रहा है डेवलपमेंट, ये मिशन बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि हर गांव में भारत में कोशिश करी जा रही है, हर जल नल योजना भी बुलाते हैं इसको, हर घर में जो गांव में भी है उसमें पाइप्ड लाइन, पाइप्ड वाटर पहुंच जाना चाहिए, रूरल पोर्टेबल वाटर, गांव में पीने योग्य पानी जिससे लोग बीमार ना हो, वो सरकार की कोशिश है। मोदी जी का एक बड़ा ही पेट प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट है, और इसको डिजिटल मैपिंग के थ्रू करा जाएगा कि इसमें इरेगुलरिटी ना हो, उसमें कहीं पे फंड्स का गलत प्रयोग ना करा जाए, करप्शन ना हो जाए, चीटिंग ना हो जाए, उसके लिए कैबिनेट सरकार ने कोशिश करी है, अब डिजिटल मैपिंग करी जाएगी। डिजिटल मैपिंग अगर आप लोग समझते हैं तो कंप्यूटर की मदद से, आजकल तो एआई का भी ज़माना हो गया है, इंटरनेट की मदद से मैप बनाने की कोशिश करी जाएगी, चेक करा जाएगा कि कहाँ पे जेन्युइनली ये पानी का काम हो पा रहा है, पानी की सही डिलीवरी हो पा रही है या नहीं हो पा रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ऑन पेपर दिखा दिया पर एक्चुअली पहुंचा ही नहीं है। तो वो डिजिटल मैपिंग के थ्रू ट्रांसपेरेंटली चीज़ों को क्रॉस चेक करने की कोशिश करी जाएगी। रेलेवेंट फॉर अस, प्लीज फॉलो द न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, बहुत डेप्थ में नहीं, सिर्फ नाम अपने लिए रेलेवेंट हो जाता है यहाँ पे। याद रखिए इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस है और पीटर एल्बर्स एयरलाइंस के सीईओ थे, इन साहब ने अभी रिजाइन कर दिया है। ये जो पर्टिकुलर एयरलाइंस है, इनके जो मालिक माने जाते हैं, वैसे तो और भी कई इन्वेस्टर है, दैट इज द एयरलाइंस प्रमोटर एंड एमडी राहुल भाटिया, भाई इनका नाम जरूर से याद रखिएगा। तो सीईओ इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस के पीटर एल्बर्ट्स थे, इन्होंने कल रेजिग्नेशन दे दिया और इनकी जगह जो मालिक हैं या जो एमडी हैं वही थोड़े दिन सीईओ का काम करेंगे। अभी रेजिग्नेशन के पीछे क्या रीजन बताया जा रहा है ये तो एग्जैक्टली नहीं मालूम है, अंदर की बात नहीं बाहर सामने आ पाई है, पर जितनी समझ में आ रहा है वो ये है कि दिसंबर और जनवरी में के शुरुआत में इंडिगो के द्वारा कुछ चीज़ें ऐसी करी गई थी विच बेसिकली मीन्स कि इन्होंने भारत सरकार के बनाए कुछ रूल्स को उस तरीके से नहीं फॉलो करा था जिस तरीके से फॉलो करना चाहिए था, तो इनका और सरकार का थोड़ा सा टसल हो जाता है। टिकटों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से सरकार कम्स हेविली ऑन देम कि भाई ये रूल्स आपको मानने चाहिए और इस तरीके से प्राइसिंग नहीं हो सकती है। सिविल एविएशन मंत्रालय उसमें इन्वॉल्व होता है, डीजीसीए साहब उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंड बेसिकली अगर मैं क्रक्स में बोलूँ करीब 2-3 महीने पहले, सो इंडिगो के द्वारा एक एविएशन सेक्टर में क्राइसिस भारत में खड़ा हो गया था, जो कि अब डेफिनेटली सेटल हो चुका है, बट ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि शायद ये उसके आफ्टर मार्थ है जिसकी वजह से सीईओ साहब ने रिजाइन करा है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, द नेम ऑफ द एयरलाइंस, क्या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, द नेम ऑफ सीईओ एंड द नेम ऑफ द प्रमोटर, दैट्स इट। मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा डेप्थ अपने लिए रेलेवेंट है। चलो जी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं हम लोग। दीज आर नॉट वेरी रेलेवेंट न्यूज़ फॉर अस, आगे बढ़ते चले जाते हैं हम लोग। देखो एज ऐसे हर चीज़ नहीं पढ़ सकते हम लोग। नाउ एडिटोरियल, एडिटोरियल में भी अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बच्चे नहीं बोलूंगा कि सब कुछ पढ़ने की जरूरत है। बाय द वे मैं ये भी बता दूं कि आज के पेपर में ज़्यादा न्यूज़ है, हर डे के पेपर में इतनी न्यूज़ नहीं होती है, हो सकता है किसी दिन हम लोग आधे घंटे में कंप्लीट कर लें, आज तो 1 घंटे के ऊपर जा चुका है। ठीक है, सो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कौन सा हमारे को पढ़ना चाहिए, एक तो मैं कहूँगा टू एंड द वॉर इट विल टेक 3। देखो याद रखो क्लैट में स्पेशली, जे में ऐसा नहीं होता, एपीयू में नहीं होता, पर क्लैट एलएलबी के एग्जाम में ना डायरेक्ट हमारे से पूछे जाते हैं कॉम्प्रिहेंशंस। तो कॉम्प्रिहेंशंस बहुत रेलेवेंट हैं, बहुत मददगार होंगे हमारे लिए जब हम लोग तैयारी करेंगे, जब हम लोग पढ़ाई करेंगे ऑफ एडिटोरियल्स। कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से तैयार होता है। सो एक तो ये पढ़ो, टू एंड द वॉर इट विल टेक 3। बेसिकली यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है, ईरान, यूएस और इसराइल। तो इन तीनों को क्या करना चाहिए भाई जिससे ये युद्ध रुक सके।
ऐसा नहीं है कि ये युद्ध अपने आप ही रुक जाएगा, ये क्योंकि 3 लोग इन्वॉल्व हैं, और वैसे तो अगर आप इसमें देखें तो यूनाइटेड नेशंस का भी रोल होना चाहिए। सो रीड दिस आर्टिकल, इट विल हेल्प यू। बाकी जो आर्टिकल्स हैं अच्छे वो भी हैं, बट अभी मैं बहुत डेप्थ में नहीं उनमें जा रहा हूँ, उनको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सेम टॉपिक से रिलेटेड एनर्जी क्राइसिस, ये भी वॉर से ही जुड़ा हुआ है, मेरे फ्रंट पेज पे जो आपको मार्क कराया था, जो नेचुरल गैस से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे थे, वो भी ये काम का है। रीड दिस टॉपिक, आप इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट आइडियाज पेज पे एज ऑफ टुडे आई वुडंट सपोर्ट कि बहुत ज़्यादा रीड करने की आप लोगों को ज़रूरत है, बट येस अगर आप चाहें तो आप इनको भी नज़र से निकाल सकते हो। चलो जी, नेक्स्ट अगेन अगेन दीज आर नॉट वेरी रेलेवेंट न्यूज़ फॉर अस ऑन एवरीडे बेसिस, ये सारा डेवलपमेंट चलता चला जा रहा है, जैसे धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो हम लोग नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। यहाँ पे एक न्यूज़ आ जाती है जो आप लोग को मैं मार्क कराना चाहूँगा, फुकुशिमा मेल्टडाउन। अब ये आप लोग के लिए क्या रेलेवेंट हो जाता है, देखो ये याद रखिएगा, दुनिया का लास्ट न्यूक्लियर डिजास्टर जो हुआ था वो हुआ था जापान में, और जापान में डाइची एक कंपनी है जिसका प्लांट है, वो फुकुशिमा नामक जगह पर हुआ था। सो वो जो हुआ था वो 2001 में हुआ, सॉरी 2011 में हुआ था, 15 साल हो चुके हैं उसको। जब भी कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होता है, जैसे चेरनोबिल करके एक न्यूक्लियर डिजास्टर दुनिया का बड़ा मशहूर है, यूक्रेन, तो उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, रेडिएशन होती हैं, और ये रेडिएशन कार्सिनोजेनिक या कैंसर कराने के लिए बहुत तेज इम्पैक्ट डालती है ह्यूमंस पर। सो जब भी कई न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं तो जो सबसे पहली चीज़ करी जाती है, उस पूरे एरिया को खाली करवा दिया जाता है, लोगों को, इंसानों को बहुत दूर दूर तक, कई कई किलोमीटर तक उनसे बाहर कर दिया जाता है। सो जापान में एक सुनामी आई थी जिसकी वजह से वो सुनामी का पानी एंटर कर जाता है न्यूक्लियर प्लांट में, और वहाँ न्यूक्लियर प्लांट में रेडिएशन हो जाता है, जिस न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से हमको देखने को मिलता है कि वो पूरा का पूरा इलाका बंद कर दिया जाता है, वो पूरा का पूरा इलाका खाली कर दिया जाता है, और फाइनली हमको क्या देखने को मिलता है कि ये पूरी की पूरी जो एरिया था, इस पर्टिकुलर एरिया को कॉर्डन ऑफ कर देते हैं। अब इसको वापस शुरू करा जा रहा है, खोला जा रहा है। सो एग्जाम की नज़र से हमारे लिए क्या रेलेवेंट है, जापान, फुकुशिमा क्यों हुआ था, सुनामी हुई थी, न्यूक्लियर रेडिएशन, ये कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स, नथिंग टू मच इन डिटेल। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, other news is not very relevant for us, we may skip most of the news। लास्ट पेज पर आ जाते हैं जो एग्जाम की नजर से हमारे लिए रेलेवेंट है, दैट इज एक्सप्लेन पेज। एक्सप्लेन पेज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के कौन है, ज्ञानेश कुमार जी, और इनको आज की डेट में इम्पीच करने की कोशिश करी जा रही है, इनको हटाने की कोशिश करी जा रही है। याद रखिएगा कि जो रिमूवल होता है, मैं आप लोग को मार्क करा दूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर हटाना होता है उनके पद से, तो सेम वही प्रोसेस फॉलो करी जाती है जो कि करी जाती है जजेस को हटाने के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए प्रोसेस है। आर्टिकल 324 क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है, प्लीज स्टूडेंट इसको मार्क करके रखो। The chief election commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on like grounds as a judge of Supreme Court. It also says that election commissioners can only be removed on CEC's recommendation, and that the process is subject to provisions of any law made by Parliament on the matter. Now, आप में से जिन लोगों को ना मालूम हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की जो प्रोसेस है वो मेंशन करी गई है आर्टिकल 124 में। जब आप संविधान पढ़ोगे, देखो क्लैट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं रेलेवेंट है, बट आर्टिकल 124 डेफिनेटली अपने लिए रेलेवेंट हो जाता है कि आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज, और यही प्रोसेस फॉलो होगी आर्टिकल 324 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए। तो अगर मैं मोटा मोटा आपसे बोलूं तो आपको याद रखना है कि जो प्रोसेस फॉलो करी जाती है भारत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस या जज साहब को हटाने के लिए, वो सेम प्रोसेस फॉलो करी जाएगी भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को हटाने के लिए। अब आज की डेट में भारत का जो अपोजिशन है, पार्टीज लाइक कांग्रेस एंड जिनको कई बार इंडी ब्लॉक या इंडिया ब्लॉक के भी नाम से बोला जाता है, वो लोग इस समय मांग कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी अपने पद पे वैसे काम नहीं कर रहे हैं जैसे उनको काम करना चाहिए, और उनका रिमूवल करा जाए। सो ये उससे रिलेटेड न्यूज़ है स्टूडेंट्स। This is an important topic, constitutional topic है, you must follow this news.
देन लास्ट न्यूज जो हमारे लिए रेलेवेंट हो जाती है, अक्रॉस बीजेपी लेड रूल स्टेट्स एंटी कन्वर्जन लॉज मिरर्स ईच अदर। सो बेसिकली अगेन ये अभी हम लोग को बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, बट न्यूज क्यों आई है वो देखते हैं। द महाराष्ट्र कैबिनेट लास्ट वीक क्लियर्ड द धर्म स्वतंत्र अधिनियम, a bill proposing rigorous imprisonment of up to 7 years and a fine of rupees 5 lakh for unlawful religious conversion. It is latest in series of similar laws enacted by BJP government over last 8 years. They often have stated goal of curbing the alleged forcible conversion and marriage of Hindu women termed love jihad. इन लॉज को कई बार लव जिहाद एक्ट के भी नाम से बोला जाता है। यूपी या उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य था जिसने ऐसा कानून बनाया था योगी जी के राज में। अब ये बेसिकली कानून हमसे किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये कानून हमारे से बात करते हैं कि क्या किसी महिला को बिना उनकी चॉइस के या बरगला के एक दूसरे धर्म के व्यक्ति के द्वारा शादी करवाई जा सकती है और बाद में बोला जा सकता है कि अब क्योंकि शादी हो गई तो धर्म बदलो। अगर ये स्वेच्छा पूर्वक करा जा रहा है, which basically means that if you are doing it with your full consent, अपनी खुशी खुशी कर रहे हो, then there is no issue with it. बट अगर आप वो स्वेच्छा पूर्वक या अपनी कंसेंट से नहीं कर रहे हो, then definitely there is a penal provision needed or required. ये उसी से रिलेटेड लॉज हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको डेफिनेटली मालूम होना चाहिए कि ये कानून क्या है। जैसे उत्तर प्रदेश में इसको हम लोग अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट के नाम से भी बुलाते हैं। आपको इन कानूनों के बारे में मालूम होना चाहिए। एक बार आप थोड़ा सा रीड कर सकते हो, रीड द आर्टिकल, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली क्या बात करी जा रही है। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि जनरली बीजेपी के रूल जितने स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन लॉज आए हैं वो ऑलमोस्ट सब सिमिलर से, सेम नहीं है पर सिमिलर से, मिलते जुलते से हमको हर जगह पे देखने को मिल जाते हैं। और ये बेसिकली एक लाइन भी मैं मार्क करा दूं जो आप लोग के लिए रेलेवेंट है। The statute stated object is to prohibit conversion by force, fraud or inducement and they follow a shared legal template. Basically means कि मिलता जुलता टेम्पलेट है, फॉर्मेट है, जो सारे के सारे जो बीजेपी जहाँ जहाँ पे बीजेपी की सरकारें चल रही हैं, सीएम जहाँ पे बीजेपी के हैं, उन लोगों के मिलते जुलते से कानून हैं। अब दिस इज नॉट रिलेवेंट फॉर अस कि बीजेपी की सरकार के ये कानून हैं या मिलते जुलते हैं। व्हाट इज रेलेवेंट कि कानून का नाम क्या है या किस किस राज्य में ऐसे कानून आए हैं, क्यों ऐसे कानून लाए गए हैं, बस दैट्स इट। इतना ही पढ़ना है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर डेप्थ में हमारे को जाने की ज़रूरत नहीं। आगे हम लोग न्यूज़ में चलेंगे तो देर इज नथिंग विच इज़ फर्दर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत चुका है, उससे रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। आई थिंक स्टूडेंट्स आज हम लोगों की एक्चुअली थोड़ी लंबी ही डिस्कशन हो गया आज के क्लास का। वील मीट अगेन टुमारो, जहाँ पे मैं फिर आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा इंडियन एक्सप्रेस का। यू हैव माई नंबर ऑन द थंबनेल, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। यू मे लुक आउट फॉर मी ऑन टेलीग्राम एज वेल, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एज वेल। Keep preparing, keep working hard for your CLAT examinations, for your judiciary examination and for your APO examination. Anywhere you need any help, reach out to me. Thank you so much students, all the best.